नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित किस वैक्सीन डिलीवरी मॉडल को लॉन्च किया है? विच ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आई ड्रोन। आईसीएमआर ने भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी आई ड्रोन डिजाइन किया है। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है। आईसीएमआर को आईआईटी कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। भारत के साथ छठा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया जा रहा है? In which country the 6th Tax Inspectors Without Borders program with India is being organized? The right answer is option number D, सेशल्स। मैप में देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है सेशल्स। मैप को अच्छे से एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा। भारत के साथ 5वां टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम जून 2021 में भूटान में शुरू किया गया था। अगले 12 महीनों के दौरान भारत का लक्ष्य सर्वोत्तम ऑडिट प्रथाओं को साझा करते हुए अपने कर लेखा परीक्षकों की तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित करके सेशल्स के कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है। यह पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के स्थानांतरण एवं मूल्य निर्धारण मामलों पर केंद्रित है। किस मंत्रालय ने हाल ही में एक नया पोर्टल सेक्रेट लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल सेक्रेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ने के लिए 1 अक्टूबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है को सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और रोजगार तथा कार्य अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ इसके रखरखाव हेतु 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। जापान के 100वें प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 100th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है फूमियो किशिदा। यही है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता के तौर पर इन्होंने 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लिया। 64 वर्षीय फूमियो किशिदा एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिताजी और दादा दोनों जापान की प्रतिनिधि सभा के सदस्य रह चुके हैं। 2012 से 2017 के बीच ये विदेश मंत्री के पद पर रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हाल ही में आयोजित हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? हु वन द बेस्ट वुमेन्स प्लेयर अवार्ड एट द हॉकी स्टार अवार्ड्स 2021 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुरजीत कौर। यही है। भारतीय खिलाड़ियों और कोच ने 8 अलग अलग वर्गों में अवार्ड जीता है। पुरुष वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता। सविता पुनिया और PR श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। ध्यान में रखिएगा, PR श्रीजेश काफ़ी फेमस हो गए हैं, खास करके जब भारत ने ओलंपिक में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है तो गोलकीपर का नाम पूछा जा सकता है PR श्रीजेश, और महिला गोलकीपर का नाम है सविता पुनिया। शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में और विवेक प्रसाद ने पुरुष वर्ग में उभरते हुए खिलाड़ी यानी राइजिंग स्टार का अवार्ड जीता। इसके अतिरिक्त सोड मारिन ने महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ कोच
और ग्राहम रीड ने पुरुष टीम के सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड अपने नाम किया। तो 8 पुरस्कार भारत को मिला है अलग अलग वर्गों में। दोस्तों 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है। परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होगी। वैसे तो शुरू में ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी 2021 में, लेकिन डेट बढ़कर जनवरी हो गई है। तो अब साल भर के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा, आपको 14 महीने का करंट अफेयर्स स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के इन 14 महीनों के करंट अफेयर्स को आप मात्र 17.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 17.5 आवर्स टू कंप्लीट 14 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे ऐसे करेंगे? देखिए, वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आती है एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें 60 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का लगभग समय मिलेगा, तो 360 मिनट का समय इसमें लग जाएगा, यानी 6 घंटे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी में शॉर्ट नोट्स आती है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसकी वीडियो रिलीज नहीं होती है, ये पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगा। तो कुल 14 महीने का 14 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में समय लगेगा, तो 350 मिनट इसमें लग गए। और बिहार का मंथली करंट अफेयर्स, इसमें कुल 17 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 20 मिनट, कुल 340 मिनट। सबको जोड़ेंगे तो केवल 17.5 घंटे लगेंगे आपको। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। ये कितना ऑथेंटिक है इससे आप देख सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो कुल 36 प्रश्न टैली हुआ है। तो ये कितना रिलायबल है और ऑथेंटिक है इससे आपको पता चलेगा। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ मिलेगा संपूर्ण व्याख्या के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। केवल आपको एक बार 600 रुपये का पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सभी दिया हुआ है। पेटीएम, फोनपे, यूपीआई एक ही नंबर है, 7366005556। एक ही नंबर है। गूगल पे नाम हालांकि अलग है, निशा रानी के नाम से अकाउंट है, नंबर सेम है। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है, इसी नंबर पे भेज देना है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार टेलीग्राम पे नंबर सर्च करने में मुश्किल होती है, मिलता नहीं है। तो 91 आप शुरू में लगाएंगे इस नंबर के पहले, तो आपको ये नंबर दिख जाएगा। फिर भी यदि परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पे सेम नंबर से अकाउंट है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हाल ही में हो गया है? विच एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ रावणा इन द पॉपुलर टीवी सीरियल रामायणा हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। वे 82 वर्ष के थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे अरविंद त्रिवेदी ने गुजराती मंच से अपने करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में अभिनय भी किया है। असली पहचान साल 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण से मिली। अरविंद ने किरदार में ऐसी जान फूंक दी थी कि दर्शक उन्हें हकीकत में रावण मानने लगे थे। 2002 में सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि इस लोकप्रिय धारावाहिक में श्री राम का किरदार किन्होंने निभाया था। इफ़ यू नो दैट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टिवेशन ऑफ सिनामन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT द्वारा पायलट आधार पर 29 सितंबर को शुरू की गई। राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगाया है। भारत वर्तमान में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का सालाना आयात करता है। तो ये दालचीनी की संगठित खेती शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस कंपनी ने हाल ही में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड SB एनर्जी इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी और ऊर्जा डेवलपर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण को $3.5 बिलियन यानी लगभग 26,000 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया है। एसबी एनर्जी अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी बन गई है। इससे पहले यह जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप और भारतीय समूह के बीच संयुक्त उद्यम थी। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? Who has become the first woman wrestler from India to make it to the finals of the World Championship? The right answer is option number B. इनका नाम है अंशु मलिक। 19 वर्ष की अंशु ने जूनियर यूरोपियन चैंपियन सोलोमिया विंक को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाकर यह इतिहास रचा था। हालांकि 7 अक्टूबर को 57 किलोग्राम फाइनल में अमेरिकी पहलवान और 2016 की ओलंपिक चैंपियन हेलेन लूसी मारोली से 4-1 से ये हार गई और इन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस हार के बावजूद अंशु इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इससे पहले गीता फोगाट ने 2012 में, बबीता फोगाट ने 2012 में, पूजा डांडा ने 2018 और विनेश फोगाट ने 2019 में कांस्य पदक जीता था। वैसे पुरुष में देखेंगे तो सुशील कुमार स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं इस चैंपियनशिप में। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। असम ने मछली पालकों के लिए फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने में मदद मिलेगी। इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वा कल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को किस कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है? इंडियन कॉमिक्स बुक कैरेक्टर चाचा चौधरी हैज बीन अनाउंस्ड एज ए मैस्कॉट ऑफ विच प्रोग्राम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। चाचा चौधरी एक भारतीय कॉमिक बुक का चरित्र है जिसे अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। बच्चों समेत बड़ों के बीच भी बेहद लोकप्रिय चाचा चौधरी की रचना प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण ने की थी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय अभियान ने डायमंड टून्स के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत कॉमिक्स, ई कॉमिक्स और कार्टून कैरेक्टर वाले एनिमेटेड वीडियो तैयार किए जाएंगे जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 8वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द 8th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास 4 से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। भारतीय सेना के 120 जवान इसमें शामिल हुए। 7वां संस्करण 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। किस देश ने पहली बार पनडुब्बी के माध्यम से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थ्रू अ सबमरीन फॉर द फर्स्ट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस। इस 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सेवेरोनडिस्क पनडुब्बी के माध्यम से बैरेंट्स सागर में किया गया था। इससे पूर्व जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण नौसेना के युद्धपोत पर पहले ही किया जा चुका है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। रूस के मुताबिक जिरकॉन मिसाइल प्रणाली के सभी परीक्षण इस वर्ष के अंत तक पूरे हो जाएंगे और इसे 2022 तक रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जीमैक्स हेल्ड एट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। 6 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले जीमैक्स 2021 का उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना है और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। यह नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना एवं
जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण 2020 में मध्य उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के सहयोग से डिजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? डिजी सक्षम प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी टू एनहांस employability of youth by imparting digital skills? The right answer is option number D. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर को डिजी सक्षम के शुभारंभ पर बोलते हुए कहा कि तेजी से विकसित प्रौद्योगिकी उन्नयन, रीस्किलिंग, निरंतर कौशल और अप स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। डिजी सक्षम के माध्यम से पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि यूपी सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि यूपी के हर जिले का अपना एक प्रोडक्ट हो जिससे उस जिले की पहचान बने। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग होस्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेह में। गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर लद्दाख की राजधानी लेह में एक विशाल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया। यह झंडा 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन 1400 किलोग्राम है। ये तिरंगा पहाड़ी पर बनाया गया है। झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर किया गया था और इस ध्वज को पूरा करने में 49 दिन लगे। देखिए किस प्रकार से इसे ऊपर लेके जाया जा रहा है और साथ में इसे यहाँ पर फहराया गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? Which country's former president Nicolas Sarkozy has been sentenced to 1 year in prison for spending twice the maximum legal amount in elections? The right answer is option number C. ये फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में फिर से चुनाव लड़ने के असफल प्रयास के लिए गैर कानूनी फंडिंग का दोषी पाया गया है। इस साल की शुरुआत में सरकोजी को भ्रष्टाचार और प्रभाव का गलत इस्तेमाल के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसमें से 2 साल की सजा को पेरिस की एक अदालत ने निलंबित कर दिया था। इसी के साथ ये 1945 के बाद से जेल की सजा पाने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। 2007 से 2012 तक ये फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, जो लेटेस्ट अभी जारी हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 शोइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत की रैंकिंग थोड़ी गिर गई है, 85 से ये चली गई है 90 नंबर पे। इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है। 2006 में इसे लॉन्च किया गया था और इसमें 199 देशों के पासपोर्ट शामिल हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में जापान पहले स्थान पर आया है, जहां पर 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति है और लगातार तीसरी बार है जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के पासपोर्ट धारकों को कुल 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। अब अगले 3 सवाल आपको नोबेल प्राइज से संबंधित मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस खोज या विकास के लिए दिया गया है? फॉर विच डिस्कवरी और डेवलपमेंट द 2021
Nobel Prize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David Macmillan? The right answer is option number D. असममित ऑर्गेनोकैटलिसिस। रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी और डेविड मैकमिलन जो कि ब्रिटिश अमेरिकी हैं को दिया गया है। इन्होंने अणु निर्माण के लिए एक नया और सरल उपकरण ऑर्गेनोकैटलिसिस विकसित किया है। यह कई शोध क्षेत्र और उद्योग रसायनज्ञों की अणुओं के निर्माण की क्षमता पर निर्भर है जो लोचदार और टिकाऊ सामग्री बना सकते हैं, बैटरी में ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं या बीमारियों के प्रसार को रोक सकते हैं। इस कार्य के लिए उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। धातु और एंजाइम के रूप में केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक उपलब्ध थे। उत्प्रेरक बिना प्रक्रिया में प्रतिभाग किए इसकी दर को बढ़ाता है। वर्ष 2020 में इन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटलिसिस का विकास किया जिसे असममित ऑर्गेनोकैटलिसिस यानी एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिसिस कहा जाता है और इसी के लिए ये प्राइज इन्हें मिला है। ये छोटे कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनते हैं। भौतिकी में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? ध्यान में रखिएगा, किसे नहीं दिया गया है ये पूछा जा रहा है। हु हैज़ नॉट बीन अवार्डेड द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आर्थर एस्किन को नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। भौतिकी में वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा संयुक्त रूप से सुकोरो मनावे और क्लास हेसलमैन को मिला है और आधा हिस्सा मिला है जियोर्जियो पेरिसी को। तो मनावे और हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने हेतु दिया गया है, जबकि पेरिसी को परमाणु के ग्रहों के पैमाने पर भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अडम पटापाउटियन को किस खोज के लिए दिया गया है? फॉर विच डिस्कवरी द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड टू डेविड जूलियस एंड अडम पटापाउटियन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तापमान एवं स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। डेविड जूलियस जो कि यूएसए के हैं, इन्होंने हीट सेंसिंग रिसेप्टर TRPV1 की खोज की है। तापमान को लेकर त्वचा के सेंस पर डेविड जूलियस के निष्कर्ष इस प्रयोग पर आधारित थे कि कुछ कोशिकाएं कैप्साइसिन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। कैप्साइसिन ही वह अणु है जो मिर्च को इसका स्वाद देता है। जबकि पटाउटियन जो कि लेबनीज अमेरिकन है, इन्होंने 2 यंत्र संवेदी आयन चैनलों की खोज की है जिन्हें पीजो चैनल के नाम से जाना जाता है। इन्हें सेलुलर तंत्र और अंतर्निहित जीन को खोजने का श्रेय दिया जाता है जो हमारी त्वचा पर एक यांत्रिक बल को विद्युत तंत्रिका संकेत में बदलते हैं। किसी अरब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन एन अरब कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नजला बोर्डेन। ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो अल्जीरिया और लीबिया के बीच भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। मैप में देखिए, ये है ट्यूनीशिया, इस तरफ है अल्जीरिया और इस तरफ है लीबिया और इस तरफ आपको मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर मिलेगा। मैप को निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। करीब 10 साल पहले ट्यूनीशिया में एक जन क्रांति हुई थी जिसे अरब क्रांति कहा गया। इस दौरान लोगों ने लंबे समय से देश पर शासन कर रहे तानाशाह जीन अल अबिदीन बेन अली को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अभी भी कुछ खास सुधार ट्यूनीशिया में नहीं हुआ है। हुरून इंडिया के रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल भारत के अमीरों की सूची में पहले नंबर पर बरकरार हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? अकॉर्डिंग टू हुरून इंडियाज रिच लिस्ट 2021, मुकेश अंबानी कंटिन्यूज एट नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज रिच फॉर द 10th consecutive year. Who is in second place? The right answer is option number D. गौतम अडानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया के अनुसार मुकेश अंबानी ने पिछले साल यानी 2020 में हर दिन 164 करोड़ रुपए कमाए हैं। गौतम अडानी और उनके परिवार की संपत्ति 5,05,900 करोड़ रुपए है और अडानी की संपत्ति में हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। गौतम पिछले बार चौथे स्थान पे थे और इस बार 2 पायदान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक भारत का बाहरी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, इंडियाज एक्सटर्नल डेट हैज़ बिकम हाउ मेनी US बिलियन डॉलर बाय द एंड ऑफ मार्च 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2019-20 में ये था 558.4, जो कि 2020-21 में हो गया है 570 बिलियन US डॉलर। मार्च 2021 के अंत तक भारत का बाहरी यानी विदेशी ऋण 2.1% सालाना आधार पर 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मार्च 2020 के अंत में 20.6% से मार्च 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण अनुपात बढ़कर 21.1% हो गया है। इसी अवधि के दौरान विदेशी ऋण अनुपात 50.6% से बढ़कर 101.2% हो गया है, जिसमें से देखेंगे आप सोवरेन एक्सटर्नल डेट है वो 101.2 बिलियन US डॉलर है, जबकि नॉन सोवरेन एक्सटर्नल डेट है वो है 462.8 बिलियन US डॉलर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है? द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA हैज डेजिग्नेटेड द combined areas of Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary located in which state as tiger reserves? The right answer is option number C, छत्तीसगढ़ में। सतनामी सुधारवादी नायक गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है और जिला का नाम है कोरिया। उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास स्थान था। यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है तथा बाघों की आवाजाही के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के बीच एक गलियारा प्रदान करता है, जबकि तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। किस राज्य में स्थित रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? द फेम्ड व्हाइट ओनियन ऑफ अलीबाग ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट इज गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सफ़ेद प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इस प्याज में औषधीय गुण है जिसका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण एवं इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को GI टैग दिया गया है? वाडा कोलम, a special variety of rice widely grown in which state has been given GI tag? The right answer is option number D, ये भी महाराष्ट्र में। वाडा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जीनी या झीनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। यह पालघर जिले के वाडा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इस चावल का दाना सफ़ेद रंग का होता है। इस चावल की बाजार में कीमत लगभग 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी, जिसके विदेशों में खासी मांग है। किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में शपथ ली है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद हैज रिसेंटली बीन स्वर्न इन फॉर ए सेकेंड टर्म ऑफ 5 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया। अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी को इस साल की शुरुआत में संसदीय चुनाव में विजयी घोषित किया गया था। विपक्षी दलों ने मतदान का बहिष्कार किया था, लेकिन कुछ बाहरी चुनाव पर्यवेक्षकों ने इसे सही बताया है। पड़ोसी देश एरिट्रिया के साथ संबंधों को बहाल करने तथा राजनीतिक सुधार लाने के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रधानमंत्री अभी अहमद के सामने अब टिग्रे क्षेत्र में हिंसा की स्थिति से निपटने की बड़ी चुनौती है, जो देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलती जा रही है। तो थोड़ा सा मैप को देखते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ है जिबूटी देश आपका, तो ये है इथियोपिया और यहाँ एरिट्रिया है और ये है क्षेत्र टिग्रे जहाँ पर कि हिंसा फैली हुई है और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। और इसके आसपास के कंट्री को भी देख लीजिएगा। यहाँ है रेड सी, इस तरफ है गल्फ ऑफ एडन,
इस तरफ सोमालिया है, इसके साथ में केन्या है, नीचे साउथ सूडान और सूडान। तो ये देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बचे हुए समय का सदुपयोग आप स्टैटिक पोर्शन की तैयारी में कर सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में भारत में किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC हैज रिसेंटली अपॉइंटेड हु एज द न्यू कंट्री हेड फॉर इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। इनका नाम है वेंडी वर्नर। वेंडी इस पद पर जून झांग की जगह लेंगी, जो IFC के साथ लंबे करियर के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। वेंडी नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी, जिससे इस क्षेत्र में IFC के प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिले। जून 2021 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत 1.7 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता हासिल करने के साथ विश्व बैंक समूह के विकास संबंधी ऋणदाता के लिए विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ग्राहक देश है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।